चक्करदार है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तबला के एक बेहद ही बेहतरीन कलाकार, जिनको मैं कहूंगी कि अभी उभरते कलाकारों में उनका नाम शुमार है। रुमान खान ये एक म्यूजिशियंस की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और इनके दादाजी उस्ताद हसमत अली खान अजराड़ा घराने के एक जाने माने तबला वादक थे। उनसे भी तालीम ली, दिल्ली घराने से भी तालीम ली है और क्या कुछ नया आजमा रहे हैं आजकल। रुमान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर बातचीत करने के लिए और इनके कंधों पर, चूंकि ये एक म्यूजिशियंस की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो कितनी जिम्मेदारी ये महसूस करते हैं, इन सब पर बात होगी। तो रुमान, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी करके। थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और इस वक्त मैं आपका शो बहुत देखता हूँ और मेरे ख्याल से हम जितने भी यूथ हैं हम सब लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं बहुत, और आपके प्रोग्राम को बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है रुमान, कि हम चाहते हैं कि हर उम्र के, हर स्तर के जो कलाकार हैं इसमें शामिल हों, ताकि जो कलाकार हैं उनसे लोग सीख सकें और जो उभरते कलाकार हैं उनको लोग जान सकें। बिल्कुल सही बात है। तो आप अभी कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? तबले की तालीम आपने हासिल की है 2 घराने से, एक से तो आपका बचपने से जुड़ाव है, एक से आपने तालीम ली है। कहाँ देखते हैं खुद? तो श्वेता जी, मैं तो अभी ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल अभी पहली सीढ़ी पर हूँ उसकी, और अभी तो शुरुआत ही हुई है और अभी भी मैं रियाज कर रहा हूँ। और जो हमारे घर के बड़ों का जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, और जो उन्होंने काम करा है, इतना कुछ दिया है इस फील्ड को, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलूँ, उनको फॉलो करूँ। और उनका अगर 10% भी मेरे अंदर आ जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा। तो तालीम आपने जो बाकायदा लेनी शुरू की, वो किस उम्र में शुरुआत हुई आपकी? वैसे तो मुझे बचपन से ही शौक था, और जो मेरे पापा हैं उस्ताद हशमत अली खान साहब के बड़े बेटे उस्ताद अमजद अली खान साहब के शागिर्द हैं, तो उनको बड़ा अच्छे तबले की मालूमात है। तो उन्होंने मेरे अंदर इस चीज़ का शौक डाला, और जो घराने के हमारे जो बेसिक कॉमन कायदे हैं वो उन्होंने मुझे बचपन में बता दिए थे। फिर उनके बाद मेरे मामा उस्ताद शफात अहमद खान साहब दिल्ली घराने के, उन्होंने ही मेरा हाथ रखवाया, और जो मुझे तबले की जो बेसिक तालीम जिसे कहते हैं वो उन्होंने दी। जैसे ठेके बताना 3 ताल के, और जो हमारे बेसिक कायदे हैं, धाधा तेटे, धाधा तीना, धाधा तिरकिट, धाधा तीना, ये सब उन्होंने बताया। फिर 2005 में वो गुजर गए थे, तो समझ लीजिए उसी साल के एंड में मैं दादाजी के पास चला गया, उस्ताद हशमत अली खान साहब के पास। वहाँ से उन्होंने फिर मेरी मेन ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, और ऐसा उन्होंने रियाज कराया कि 2-3 महीने के अंदर ही मेरे हाथ में उन्होंने तैयारी डाल दी थी। तो जैसे जब आप 2 घराने से तालीम लेते हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन, कितना फर्क है दोनों घराने में, दिल्ली घराना अजराड़ा घराना? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कंफ्यूजन तब होती कि जब मैं मान लीजिए अजराड़े घराने की तालीम तो ले रहा हूँ, और दिल्ली घराने की मैं कम से कम 15-20 साल बाद लेनी शुरू कर रहा हूँ, या दिल्ली घराने की पहले ले ली, अजराड़े घराने की बाद में ले रहा हूँ, तब कंफ्यूजन होती। लेकिन यहाँ मैं बचपन से ही दोनों घरानों का सीखता चला आ रहा हूँ। तो आपने जैसे मिसाल सुनी होगी, बचपन की तालीम जो होती है वो जिंदगी भर रहती है दिमाग में इंसान के। तो बचपन से ही दोनों घरानों का इल्म मेरे दिमाग में रहा, और ये भी समझ रही कि किस घराने दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो इसलिए मेरी खुशनसीबी है
कि दोनों घरानों का इल्म मेरी कुछ समझ आ गया। तो जैसे आप बोल रहे हैं दोनों घराने की समझ आपको है, तो जी। दोनों घराने की अगर कुछ झलक हम देख सकें कि कैसे फ़र्क है ज़रूर, अगर। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। सबसे पहले मैं आपके सामने एक दिल्ली घराने का कायदा पेश करूँगा और उसके बाद एक अजराड़े घराने का कायदा पेश करूँगा छोटा-सा। तो इससे उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा फ़र्क समझ आ जाएगा दोनों घरानों में। सबसे पहले मैं एक दिल्ली घराने का कायदा आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे आपको पता है कि दिल्ली घराने की बहुत सारी ख़ासियत हैं, जिसमें से एक ख़ासियत ये भी है कि तेटे-धेटे का बहुत यूज़ होता है दिल्ली घराने में। तो मैं एक छोटा-सा कायदा दिल्ली घराने का आपके सामने पेश करता हूँ 3 ताल का। अब मैं आपके सामने एक अजराड़े घराने का कायदा पेश करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है अजराड़े घराने की भी बहुत सारी ख़ासियत हैं, लेकिन जिनमें से एक ख़ासियत जो है वो तिस्र जाति है, जिसे हम आड़-ले कहते हैं। तो अजराड़े घराने का एक आड़-ले का कायदा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अ, रुमान, आपकी प्रोफ़ाइल में मैं देख रही थी कि ज़िक्र बनारस घराने का भी है। जी, 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 जी। तो बनारस घराने से तो मेरा एक जिसे कहते हैं एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि मैंने 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुज़ारे हैं, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में। तो वहाँ मुझे बनारस घराने की तालीम मिली है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि तीसरे घराने की भी मुझे तालीम मिली और वहाँ पंडित अनोखेलाल जी के शिष्य पंडित छोटेलाल जी, उनके शिष्य डॉक्टर ऋषितोष कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, उनसे मुझे बनारस घराने की तालीम मिली। बड़ी खुशनसीबी है मेरी। जी, तो अगर पूछा जाए आपसे कि आप कौन-से घराने की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मेरी तो आपको बताऊँ, मैंने दादाजी से ये सीखा है कि वो ये कहते थे, बेटा हर घराने को अपना घराना समझो और ये कोशिश करो कि आप बजाय घराने की लेगेसी को आगे ले जाने के, आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की लेगेसी को आगे लेके जाओ, चाहे वो किसी भी घराने की हो। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने सोलो में भी, संगत में भी यही कोशिश करता हूँ कि जो जिन-जिन घरानों का मैंने सीखा है, उन सब घरानों की कोई ना कोई चीज़ बजाऊँ, ताकि और उन उन बुज़ुर्गों का नाम लेके बजाऊँ,
कि जिससे मुझे दुआ मिले, आशीर्वाद मिले उनका। और बनारस घराना तो मुझे बहुत पसंद है और मेरी खुशनसीबी है कि बनारस घराने की मुझे तालीम मिली। तो 5 साल आपने बनारस घराने की बारीकियों को समझा है, सीखा जी, है जी। और ज़रूर आपने अपने आप में उसको समाया भी होगा, उसकी छाप होगी जी, आप जी, पे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो मुझे तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस भी आ गया था जब मैं फैकल्टी में गया कि बनारस घराने की तालीम लेने के बाद मेरा हाथ बहुत खुल गया था और हाथ में वेट आ गया था, जिसकी वज़ह से और ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि जो मैं चीज़ें बजाता हूँ, वो और ज़्यादा निखर के आ रही थी। जब आप एक म्यूज़िशियन की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं रोमान, तो जी। समझना चाहूँगी, वैसे मैंने बहुत करीब से देखा है संगीतकारों के परिवार को, लेकिन संगीत के अलावा बाकी चीज़ों पर या बाकी रुचियों पर, जी, खेल-कूद जी। पर, पढ़ाई-लिखाई पर कितना फ़ोकस होता है? श्वेता जी, मैं अभी लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने यही बात बताई कि हमारे घर में जो ख़ासकर मेरे पेरेंट्स हैं, वो पढ़ाई पे बहुत ज़ोर देते हैं और हमारे यहाँ पढ़ाई को जो है वो प्रायोरिटी समझा जाता है। तो जब मैं स्कूल में था तब मेरे मम्मी-पापा भी मुझे यही कहते थे कि बेटा पहले पढ़ाई है, तबले को आप सेकंड ऑप्शन में रखो, वो तो घर का काम है, वो तो होता ही रहेगा। पढ़ाई में कोई कमी ना आए। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में तो मेरा बहुत ही ध्यान था। समझिए क्रिकेट में तो मेरा पैशन रहा है खेलने का और शायद अगर मैं इस फ़ील्ड में नहीं आता तो शायद क्रिकेट में ही जाता मैं। जी, जी। जी। लेकिन कभी ऐसा लगता है और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जब ये कोरोना महामारी से हम सब लगभग जी, जी, डेढ़ जी। साल से ग्रस्त हैं, तो जी, ऐसा जी। लगता है कि संगीतकारों की ज़िंदगी बहुत कठिन है और जी, जी। पढ़ाई के बगैर शायद कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये पढ़ाई के बगैर तो और आज के टाइम में पढ़ाई के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जो आने वाले 10-20 साल होंगे उसमें तो मुझे लगता है बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। पढ़ाई के बिना तो इम्पॉसिबल ही होगा। और जो हमारा ये टाइम चल रहा है ख़ासकर जो ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनको मतलब ज़्यादा दुनिया में जिनकी जान-पहचान नहीं है और किसी से कह भी नहीं सकते, वो भी बहुत परेशान हैं, जिनकी हम देख रहे हैं हालत और सुन भी रहे हैं। तो बहुत दुःख की बात है ये। जी, क्योंकि संगीतकारों के लिए तो एक ऐसा समय है, कष्ट का है, शोज़ हो नहीं जी, रहे। जी, जी। अ, और इससे भी बुरी बात ये है जो बहुत दिल दुखाती है कि इस साल हमारे इतने बड़े-बड़े गुणी आर्टिस्ट सब चले गए हमें छोड़ के। तो हमारी फ़ील्ड को बहुत, बहुत नुकसान हुआ है और आपकी भी मैं माताजी की बात करूँगा कि हमारा ये दुआ है कि ऊपर वाला उनको स्वर्ग में अच्छी से अच्छी जगह दे और आप भी हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत दुःख हुआ सुन के। जी, जी। तो जी। बनारस घराने का आप ज़िक्र कर रहे थे। आपने तो अभी मेरी माँ का ज़िक्र छेड़ के मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ओह! आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, इट्स ओके। तो बनारस घराने का आप ज़िक्र कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि उसकी भी एक झलक हम देख सकें। ज़रूर, आपने ज़रूर। प्रस्तुत किया दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, तो बनारस घराने की कोई झलक अगर हमारे साथ ज़रूर। बनारस घराने का एक चक्करदार टुकड़ा है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा उसे बजाने की कोशिश करता हूँ अपने हर प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा आपके सामने पेश करूँ। एक बार मैं मुँह से पढ़ंत करके बता देता हूँ। तिन तिन ता त्रिक धिन दिन दा धिन दिन दा धिन दिन दा तिर तिन ता तिर धिन दिन दा कृतक ता तीना कृतक ता कृतक तक धिद्र कृतक तक धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा कृतक ता धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा कृतक ता धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा कृतक ता धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा धिद्र कृतक धा चक्करदार है। बहुत ही सुंदर। थैंक यू अ, सो मच। रोमान, हाउ इज़ इट टू ग्रो अप इन द फैमिली ऑफ अ म्यूजिशियंस? कितनी तालीम नहीं, कितना रियाज़ करना पड़ता है?
सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को एक एडवांटेज मिल जाती है कि 24/7 घर में माहौल गाने बजाने का ही रहता है। अगर अच्छा। हम रियाज मैं नहीं भी कर रहा तो पापा रियाज कर रहे हैं, पापा रियाज नहीं कर रहे तो छोटा भाई कर रहा है, और अगर घर में कोई भी रियाज नहीं कर रहा तो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेजेंड्स की, उनको सुन रहे हैं। और रही बात रियाज की, तो हमारे घर में ये सिखाया जाता है कि रियाज ज्यादा करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियाज सही तरीके से किया जाए। बिल्कुल। अगर रियाज सही तरीके से किया जाएगा तो नॉर्मल रियाज में भी आपका हाथ बन जाएगा। तो सही तरीके का मतलब यही है, वो तरीका जो बुजुर्गों ने बनाया है रियाज करने का, उस तरीके से रियाज करना चाहिए कि तभी हम किसी लायक बन पाते हैं। और दादा ने भी मुझे ऐसे ही रियाज कराया, जब मैं सीखने जाता था तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नॉन स्टॉप वो रियाज कराते रहते थे, और शायद वही रियाज है जो आज थोड़ा बहुत काम आ रहा है मेरे। तो तबला बजाने के अलावा मुझे लगता है कि सुनना भी बहुत जरूरी है, नहीं? बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। ये लिसनिंग स्किल्स तो बहुत ज़रूरी है, और हमारे घर में तो सुनने का भी बहुत शौक है। और ख़ासकर मेरी जो आदत है ऐसी है कि मैं मतलब बड़े उस्तादों को भी सुनता हूँ, और हमारी मेरी जनरेशन के जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको भी मैं बहुत शौक से सुनता हूँ और उनसे इंस्पायर होने की कोशिश करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं अच्छा बजा रहे हैं उनको भी मैं सुनता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनकी भी कोई अच्छी चीज़ अपने अंदर लूँ मैं। जी जी। तो ऐसा कोई तबला का महान कलाकार जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं? वैसे तो देखिए, अपने घर के जो तबला वादक हैं उनसे तो मैं इंस्पायर्ड हूँ ही। उस्ताद हशमत अली खान साहब दादाजी और मामा जी उस्ताद शफात अहमद खान साहब हैं। उनके अलावा और भी घरानों के हैं तबला वादक जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और जिनको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। चाहें तो मैं नाम बता दूं उनके। कुछ बुजुर्ग कलाकार हैं हमारे जिनको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जैसे उस्ताद निज़ामुद्दीन खान साहब हैं फ़र्रुखाबाद घराने के, और उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब हैं, पंडित श्यामता प्रसाद जी हैं। ये लोग लेजेंड्स हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको फॉलो करूँ जितना हो सके। तो जैसे आप मंच साझा करते हैं बड़े कलाकारों के साथ, तो कोई एक ऐसा कलाकार जिसने आपकी जिंदगी में आपको प्रेरित किया हो, जिसने आपको जो कुछ सिखा गया हो मन से आपको? मतलब तबला प्लेयर्स में। नहीं, जैसे आप संगत देते हैं ना, तो आप किसी जी जी अलग इंस्ट्रूमेंट के कलाकार के साथ भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, जी 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 जी। तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अगर आपको लगा हो कि किसी ने प्रेरित किया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अभी आप बहुत पीछे हैं, आपको आगे अभी जाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है? जी जी। 2 साल पहले मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं खान साहब उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ नेशनल टीवी रिकॉर्डिंग बजाया, जिसमें अच्छा। अमान भाई भी थे, अयान भाई भी थे। तो सबसे पहले तो मुझे यही यकीन नहीं हुआ कि मैं मतलब इस लायक कैसे कि मैं इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग में उनका बजा रहा हूँ, उनका मोहब्बत है, प्यार है। तो मैं बैठा था, मिथिलेश झा अंकल थे दूसरी साइड। तो मैं जी बहुत जी। घबरा रहा था, बहुत घबरा रहा था। तो खान साहब ने मुझे बहुत प्यार करा बैक स्टेज, और कहा बेटा इस तरह से घबराना नहीं है, जो तुम्हें आता है इस तरह से आप ठेका दो, और जो हम लयकारी कर रहे हैं उसको इस तरह से समझो। तो उस प्रोग्राम में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था वो, 2 साल पहले की रिकॉर्डिंग थी। और ऐसी उन्होंने बजाया, ऐसा सुर उनकी, ऐसी लयकारी, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। और वो जो उन्होंने मुझे समझाई थी छोटी सी बात, वो मेरे आज तक काम आ रही है। जी। तो मैं चाहूंगी कि आप कोई कायदा अगर दर्शकों के सामने अभी प्रस्तुत करें, ताकि जी जी जब कलाकार होता है प्रोग्राम में तो लोग सुनना ज्यादा चाहते हैं। जी 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 तरफ से कोई परफॉर्मेंस आप दे सकें? जी। मैं एक कायदा आपके सामने पेश करता हूँ। बड़ा खूबसूरत कायदा है और मुझे बहुत पसंद है, 3 ताल का।
This was stunning. बहुत सुंदर था ये तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे घराने का खास कायदा है जो पेशकार में से ज्यादातर निकाला जाता है। जी। रोमान, जी जी। एक तबला प्लेयर जब बनने का फैसला कोई भी कलाकार या किसी म्यूजिशियन के परिवार से कोई बच्चा लेता है, तो क्या जी उसको जी ये कहा जाता है कि चूंकि ये सेंटर स्टेज नहीं है, जी चूंकि जी जी अकम्पनीमेंट है, तो ऐसा जी जी कभी जी। आपको कहा गया? मुझे तो ऐसा कभी नहीं कहा गया। मुझे तो ये कहा गया कि बेटा तबला तुम अगर सच्चे दिल से लगन से बजाओगे, सीखोगे, तालीम करोगे, तो मतलब जो आपकी पोजीशन है वो तो रहेगी। तबला है तो एक संगत का ही वाद्य है। लेकिन आप देखें कई बार ऐसा होता है स्टेज पे कि मेन आर्टिस्ट से ज्यादा संगतकार का ज्यादा अच्छा हो जाता है। कई बार हम देखते हैं जो हमारे सीनियर तबला प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसा होता है कि मेन आर्टिस्ट से ज्यादा क्लैपिंग्स वो लोग ले जाते हैं। जी। तो घर में हमें यही समझाया गया है कि बेटा संगत करो या सोलो करो, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, आपको बस अच्छे से अच्छा करना है। जी। जी। और आप ये मत सोचो कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, क्या बनूंगा, ये मत सोचो। आपको सिर्फ रियाज करना है सच्चे दिल से, मेहनत से और लगन से। तो वही थॉट मेरे दिमाग में है और मैं इसी को सोच के करता हूँ। हालांकि ये भी देखा जाए तो कई तबला वादक जो हैं वो तो सेंटर स्टेज ले चुके हैं जी जी सोलो बिल्कुल। परफॉर्मेंस। जी 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 तो एक तबला प्लेयर बनने के लिए अच्छा अच्छा जी तबला जी। प्लेयर बनने के लिए क्या खूबियां आप सजेस्ट करेंगे जो होनी चाहिए? अ, देखिए मेरी जितनी उम्र है और मेरा जितना तजुर्बा है और जो मैंने अपने घर के बुजुर्गों से सुना है, एक अच्छा तबला प्लेयर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इल्म अच्छा होना चाहिए। इल्म अच्छा मतलब ज़्यादा इल्म चाहे ना भी हो, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत इल्म है वो प्योर हो और सही हो बिल्कुल। बहुत दूसरी बात सुंदर। यह है, दूसरी बात यह हम देखते हैं कि तबला प्लेयर्स ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयार बजाना जो है वो अच्छा तबला प्लेयर की क्वालिटी है। वो क्वालिटी है, बिल्कुल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बोल साफ निकलने चाहिए और दायां और बायां इन दोनों का ना बराबर काम होना चाहिए। किसी भी कॉम्पोजिशन या कायदे को अगर हम बजाएं, और मैं घर में भी सुनता आ रहा हूँ, दादा उस्ताद हशमत अली खान साहब, उस्ताद शफात अहमद खान साहब, इन लोगों का मैं देखता था कि कोई भी चीज़ बजाते थे बिल्कुल बराबर दायां बायां आता था इन लोगों का, और एकदम क्लियर बोल निकलते थे। ऐसा नहीं होता था कि तबला बहुत तैयार बज रहा है बायां बज नहीं रहा, या बायां बहुत तैयार है तबला नहीं बज रहा। बिल्कुल बराबर आता था और मैं भी इसी तरह से रियाज करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे जितने भी अच्छे तबला प्लेयर्स हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब, पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित कुमार बोस जी, इन सबका आप देखें बिल्कुल बराबर दायां बायां आता है। इसी वजह से ये लोग टॉप हैं। जी। जी। और एक चीज मुझे ये भी लगती है कि इन इंसान को इतनी भी
इंसान के दिमाग में काबिलियत होनी चाहिए सोचने की कि मुझे किस वक्त पे क्या बजाना है, कितना बजाना है, और लाउड बजाना है या सॉफ्ट बजाना है, छोटा सा बजाना है या बहुत लंबा बजाना है। इतनी भी सलाहियत दिमाग में होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए एक अच्छा तबला प्लेयर में, तभी वो अच्छा तबला प्लेयर बन सकते हैं, ये मुझे लगता है। बहुत ही सुंदर। तो चूंकि कार्यक्रम का वक्त हो गया है कि अब हम इसका जी जी, समापन करें, तो मैं चाहूंगी कि जाने से पहले आपसे कुछ एक टुकड़ा और सुन लें। जरूर जरूर, मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी। मैं जी। आपको एक चक्करदार टुकड़ा सुनाता हूँ, 3 ताल का। तिन तिन ता के धिन दिन दा धा धिन दिन दा धिन दिन दा तिर तिन ता तिर धिन दिन धा धिद्र तक तक धा धिद्र तक तक धा धिद्र तक धिद्र तक धिद्र तक तक धा कद धिद्र तक तक धा धिद्र तक तक धा कद धिद्र तक तक धा 1 2 कद धिद्र तक तक धा कद धिद्र तक तक धा कद धिद्र तक तक धा 1 2 कद धिद्र तक तक धा कद धिद्र तक तक धा कद धिद्र तक तक धा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Roman, for joining us थैंक यू on सो this. मच श्वेता जी, इट वाज रियली नाइस। और मेरी और बड़ी खुशनसीबी है कि आपने मुझे एक मौका दिया अपने शो का हिस्सा बनने का, और उम्मीद करता हूँ मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूँ जब तक जिंदा हूँ, और इस शो के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। नहीं नहीं, आप जरूर, मैं चाहूंगी कि आप बुलंदियां छुएं, आगे बढ़े और बस बस आपकी वह ब्लेसिंग्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।